प्राणवायु की लूट, ऑक्सीजन की लूट, ऑक्सीजन की कालाबाजारी, ऑक्सीजन के लिए मारामारी। हमने आपने कभी सोचा था कि ऐसा दौर आएगा? लेकिन अफसोस, हालात ने ये दिन दिखा दिए। अब हमें इन हालात में भी उम्मीद की सांस बनाए रखनी है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की कड़ी में आप सभी का स्वागत है। देश में आज सांसों पर सबसे बड़ी आफत आन पड़ी है। अस्पताल में ऑक्सीजन कम पड़ गई है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, पटना, नोएडा, हर जगह ऑक्सीजन की जंग लड़ी जा रही है। लिहाजा इस ऑक्सीजन को लेकर आपके मन में भी कई सवाल होंगे। ऑक्सीजन की जरूरत कब पड़ती है? ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए? ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन होती क्या है? ऐसे तमाम सवालात के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। ऑक्सीजन से रिलेटेड कोविड कंसर्न्स को लेकर आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर 0120-490-9900। आपको स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता हुआ यह नंबर दिखाई देगा, 0120-490-9900। एक रिक्वेस्ट के साथ कि जब आप फोन करें, यह इंश्योर करें कि आपकी टेलीविजन का वॉल्यूम म्यूट पर हो, उसकी आवाज़ वरना एको करेगी, टाइम वेस्ट होगा। और किसी तरह की औपचारिकता ना करें। अभी नमस्कार करना, हेलो करना, इसका वक्त नहीं है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स हम अकोमोडेट कर पाएँ, उतनी लोगों की मदद हो पाएगी। ये थोड़ी सी आपसे इल्तिजा है, इसका ध्यान रखिएगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। देश के बड़े डॉक्टर्स, बड़े अस्पतालों से एक्सपर्ट्स आपके सवालों का जवाब देने के लिए आपके साथ होंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं उनका रुख करूं, आपको यह अहम खबर बता दूं, देश के बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की घनघोर किल्लत है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है। लखनऊ में रीफिलिंग स्टेशन के बाहर लंबी कतार लगी हुई है। मध्य प्रदेश के दमोह में लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर लूट ली है। वाराणसी से जल्द ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस को रवाना किया गया है। ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं ताकि सांसों पर कोविड के इस पहरे को हटाया जा सके। लेकिन सिर्फ कोविड इस समय दुश्मन नहीं बना हुआ। सांसों के दुश्मन इस समय सिस्टम में लगी हुई वो घुन के तौर पर भी सामने आ रहे हैं, जो लोगों को मदद पहुंचाने के बजाय उनके और ऑक्सीजन के बीच में दीवार बने हुए हैं। कई जगहों पर कालाबाजारी तक चल रही है। कई लोगों ने होर्डिंग कर ली है। कई लोगों ने, वो बीमार नहीं है लेकिन क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं, अपने घरों में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होल्ड करके रख लिए हैं। प्रोफेसर सरवन सिंह, डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल, डॉक्टर सुशीला कटारिया, एसोसिएट डायरेक्टर मेदांता हॉस्पिटल, डॉक्टर श्याम अग्रवाल, ऑन्कोलॉजिस्ट सर गंगाराम हॉस्पिटल, डॉक्टर विवेक गुप्ता, कार्डियोलॉजिस्ट अपोलो अस्पताल, और श्रीनिवास बीवी, अध्यक्ष यूथ कांग्रेस। बाकी सब डॉक्टर्स के बीच में ये एक चेहरा ऐसा जिसको देखकर, जिसका नाम सुनकर इस समय लोगों को राहत महसूस होती है। यूथ कांग्रेस से जुड़ा हुआ ये चेहरा लोगों के लिए दिन रात नहीं देख रहा, जहां जो मदद हो सकती है कर रहा है, अपने लेवल पर भी और अपने से जुड़े हुए जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके जरिए भी जहां तक वो रीच आउट कर सकते हैं, मदद के तौर पर रीच आउट कर रहे हैं और मसीहा बने हुए हैं इन दिनों। श्रीनिवास, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई दूंगा और आपका स्वागत करूंगा। और इसके साथ अपने पैनल पर मौजूद हर एक डॉक्टर का मैं तहे दिल से यहां स्वागत करता हूं। आपने इस समय व्यस्ततम, जब आपका समय चल रहा है उस समय हमारे दर्शकों से बात करने के लिए आप यहां मौजूद हुए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूंगा, लोग ये जानना चाहते हैं क्यों है ये किल्लत। एज अ सिस्टम हमने क्यों एंटिसिपेट नहीं किया और एंश्योर नहीं किया कि मेडिकल ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी? कहां गलती रह गई, प्रोफेसर सरवन सिंह? जी दिनेश जी, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। ये बिल्कुल आपकी बात सही है और इसका जवाब शायद सरकारें दें या पॉलिटिकल पार्टीज देंगी तो बेटर रहेगा। बट डेफिनेटली मैं इसका नहीं हूँ। नहीं प्रोफेसर सरवन, मैं चाहता भी नहीं हूं कि आपका जो जहां पर आपका डोमेन नहीं है वहां पर आपसे टिप्पणी लूं। एक बात मैं जानना चाहता हूं, भूकंप को लेकर हम लोग मॉक ड्रिल करते हैं, हम लोग प्राकृतिक आपदाओं को लेकर मॉक ड्रिल करते हैं, पहले से देखते हैं कि अगर उस तरह की आपदा आएगी तो हम क्या करेंगे। क्या ये वेव्स दर वेव्स आती जा रही हैं, इसको लेकर मॉक ड्रिल जैसा, या स्टॉक टेकिंग कि हमारे पास कितना है, कितनी जरूरत पड़ेगी, कहां से कैसे पहुंचाया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या होंगे, ये सब सोचा हमने? बिल्कुल, ये दिनेश जी बिल्कुल सही पर्टिनेंट क्वेश्चन है और इसका मुझे लगता है कि हम लोगों ने बार बार आगाह भी किया था, जितने एक्सपर्ट्स हैं और जितने डॉक्टर्स हैं, और ये हम सबको पता था कि सेकंड वेव जरूर आएगी। और जिस तरह से हम ये भी जानते हैं, अभी भी जानते हैं कि तीसरी वेव भी आएगी, हो सकता है वो इतनी सीरियस ना हो। तो वेव्स तो आनी थी, यूके के और जो यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज उनमें आई थी, तो हमको ये पता था और डेफिनेटली हमको प्रिपेयर्डनेस के लिए
और ज़्यादा करना चाहिए था। ऑक्सीजन दो तरह की होती है, एक इंडस्ट्रियल होती है और एक होती है जो हम लोग ह्यूमन हेल्थ के लिए यूज़ करते हैं, जो हम सांस लेते हैं जिससे। तो वो कहीं ना कहीं डाइवर्जन उसका प्रॉपर अगर हो गया होता तो ये डेफिनेटली इतनी किल्लत जो आ रही है नहीं होती। ये बात विपक्ष ने भी उठाई कि भारत ने पिछले 1 साल में अपना इंपोर्ट माफ कीजिएगा एक्सपोर्ट जो दूसरे देशों को है, निर्यात, उसको डबल कर दिया। तब जबकि ऑक्सीजन की यहां जरूरत थी, आपने एक्सपोर्ट क्यों किया? सरकार की तरफ से आया कि आप झूठ फैलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हमने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन एक्सपोर्ट की है, हमने मेडिकल ऑक्सीजन एक्सपोर्ट नहीं की है। अगर ऐसा है तो कई जगहों से मसलन हम सुनते हैं कि सेल से ऑक्सीजन के सिलेंडर्स आ रहे हैं, कई जगहों पर कई इंडस्ट्रियलिस्ट ऑक्सीजन के सिलेंडर भेज रहे हैं। क्या इसी जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन होती है, इसी को कुछ ट्रीटमेंट के साथ मेडिकल ऑक्सीजन में बदला जा सकता है क्या? जरा ये भी समझेंगे। लेकिन उमेश खंडवा से हमारे एक दर्शक जुड़ रहे हैं, पहले उनका सवाल लेते हैं। उमेश, पूछिए। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि मुझे 2 दिन पहले बहुत तेज बुखार आया था। बिल्कुल, जल्दी पूछिए। हाँ सर, मुझे 2 दिन पहले बहुत तेज बुखार आया था, लेकिन अभी क्या है 2 दिन के बाद से ऐसे मुंह में कड़वाहट रह रही है और कोई खाने के लिए कोई इच्छा नहीं हो रही है। जबकि मैं रेलवे एम्प्लॉय हूँ, वैक्सीन लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ? आपकी उम्र क्या है और दूसरे आपने कोविड टेस्ट कराया है कि नहीं? कोविड टेस्ट करवाया लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। और उम्र क्या है आपकी? 37। ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है आपका? ऑक्सीमीटर है? ऑक्सीमीटर लिया था 88। कितना है आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन? 88 बताया था सर। 88। डॉक्टर विवेक, इनका सवाल है, क्या करें ये? देखिए, 88 सैचुरेशन इज नॉट ए गुड साइन। इसका मतलब है कि इनके लंग के अंदर कम से कम अगर HRCT करेंगे तो 15/25 का इन्वॉल्वमेंट होगा, या हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। अब वैक्सीन की बात, अभी इनको जिस समय कोरोना हो रखा है उसमें वैक्सीन का कोई इंडिकेशन नहीं है, इनफैक्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, तो वैक्सीन ना लगवाएं। अब असली बात यह है कि इनको कैसे इनका सैचुरेशन बढ़ाया जाए जब ऑक्सीजन की कमी है और हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है। तो अगर इनको कहीं से भी ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है बताना चाहूंगा। एक ऐसी मशीन होती है जो नॉर्मल एयर को उसका नाइट्रोजन निकाल देती है और ऑक्सीजन को प्योर ऑक्सीजन 95% में कन्वर्ट कर देती है। अगर घर में भी 2-3 लीटर पर मिनट के हिसाब से लगाएंगे तो ही विल इम्प्रूव। थर्डली, इनको जो है इस समय बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट बनना पड़ेगा। इस समय किसी भी कंसल्टेशन करके किसी सीनियर डॉक्टर से इनकी एंटीवायरल मेडिसिन को ऑगमेंट करना पड़ेगा। अब ये पता नहीं कौन कौन सी दवा खा रहे हैं, हो सकता है आइवरमेक्टिन खा रहे हैं। अगर फेविपिराविर खा नहीं रहे हैं तो फेविपिराविर शुरू कर दें, और अगर 8 दिन से ज्यादा हो चुका है तो स्टेरॉइड भी शुरू कर दें। 88 सैचुरेशन इज ए रियली वार्निंग। स्टेरॉइड की मिकदार क्या होगी? कितने मिलीग्राम की खा सकते हैं ये क्या जो मिथाइल प्रेडिस्ट्रोन है जो मेट्रोल के नाम से आती है, वो अगर वेट इनका डिपेंड करता है, अगर बिल्कुल छोटे पतले हैं तो करीब 8 मिलीग्राम दिन में 2 बार, अगर थोड़े से हेल्थ मतलब मोटे हैं करीब 60 से 70 किलो का है, मिनिमम 16 मिलीग्राम TDS के हिसाब से देंगे। जब हम लोग भर्ती करते हैं तो वी एटलीस्ट गिव इंट्रावीनस मेडिसिन। ठीक है, लेकिन इनको घर पे ही अगर स्टेरॉइड्स 8 दिन हो चुके हैं, और ये बेहतर होगा कि ये डॉक्टर विवेक आपके लिए एक मोटे तौर पर स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, लेकिन आपके आसपास जो डॉक्टर हों उनसे आप सलाह मशवरा कर लें, जो आपको जानते भी हों तो बेहतर होगा। और रणवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू से, पूछिए जल्दी से रणवीर। सर, मुझे कल से हल्का फीवर है, बाकी और कोई सिम्टम नहीं है, तो क्या मुझे घबराने की जरूरत है? डॉक्टर श्याम अग्रवाल, ऑडियो आ रहा है। मैं जवाब दूं? फीवर है 1 या 2 दिनों से, तो इनको भी कोई और लक्षण अगर नहीं है, जैसे कि यूरिन में जलन या कोई और सिम्टम नहीं है, तो कोविड टेस्ट तो करवाना ही चाहिए। क्योंकि ऑलमोस्ट सारे देश में अब आप जैसे देख रहे हैं कि दिल्ली में 30% के करीब पॉजिटिविटी है कि जो लोग टेस्ट करवा रहे हैं, तो संभावना है कि शायद इनको कोविड का इन्फेक्शन हो, नंबर 1। और जब तक कि कोविड टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है तो ये कोई भी एंटीबायोटिक जैसे केवल डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्राल के नाम से जो दवा आ रही है, जो कि कोविड को भी कुछ हद तक कवर करती है, तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ में अगर फीवर है तो क्रोसिन ले सकते हैं और अपना ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन को मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन जब कोविड की अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो अकॉर्डिंगली इनको आइवरमेक्टिन वाली दवाई को ऐड कर लेना चाहिए अपने इलाज में। अभी एक एंटीबायोटिक और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए कोविड का टेस्ट और ब्लड सैंपल दे देना चाहिए। रोहित हैं उधमपुर से। रोहित, पूछिए सवाल। अच्छा सर, मेरे को ये जानकारी चाहिए थी कि ये जो मतलब लैक्टेटिंग वुमेन होती है उसको मतलब वैक्सीनेशन करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए? डॉक्टर सरमन, लैक्टेटिंग वुमेन को करवाना चाहिए वैक्सीनेशन? नहीं करा सकते।
करा सकते हैं अब तो, बिकॉज अभी 45 से एज उनकी ज़्यादा है तो अभी भी करा सकती हैं, और अब जब खुल जाएगी तो 1 मई के बाद अगर वो करा सकती हैं तो जब खुल जाएगा सबके लिए 18 साल से ऊपर बिल्कुल करा सकते हैं, कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। श्रीनिवास बीवी, मैं आपके पास आने वाला हूं जरा ये समझने के लिए कि इस मुश्किल वक्त में आप कैसे खुद का हौसला बुलंद रख रहे हैं और कैसे बाकी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं लोगों की मदद के लिए। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार। हमने तो कोशिश कर रहा है भारतीय युवा कांग्रेस ने इस समय में जो मुसीबत समय है देश में, जो पेंडेमिक है, जो कोरोना महामारी के वजह से बहुत सारा लोग कहीं ना कहीं एक डर पैदा हो चुका है। तो इस समय में कहीं ना कहीं बेड नहीं मिल पा रहा है, लोगों को प्लाज्मा नहीं मिल पा रहा है और उनको मेडिसिन नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं दुखी का बात है। इस समय में हम राजनीति बात नहीं करना चाहिए, मैं करता भी नहीं हूँ। अभी एक राजनीति हट के लोगों को दिल से सेवा करने का समय है। हम कोशिश कर रहा है पूरा देश भर कितने लोगों को मदद कर सकते हैं। युवा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, हमने जो कोरोना वॉरियर्स 1000 का टीम बनाया, तो राहुल गांधी जी आके हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया था मार्च 7 तारीख को आप लोग तैयार रहना उन लोगों को मदद करने के लिए। पूरा हमारा सारे स्टेट का प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल ऑफिस बेरर लगातार दिन भर रात हमने कोशिश करें ज़्यादा ज़्यादा लोगों को मदद करने। इस समय में कोई भी हो, इतना लोग पैनिक हो चुका है, उन लोग के मदद करना और उनके साथ खड़े रहना है। तो एक दुखी का बात है, आपने जो इस ऑक्सीजन का दिखा दिया, मैं उस पर एक लाइन बोलना चाहता हूँ। जो दुनिया में सबसे बड़ा जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस इंडिया में होता है, शायद डॉक्टर इस बात को मान सकता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के लिए सड़क पे घूम रहा है तो वहाँ लाइन लगी है फिल करने के लिए। एक कहीं ना कहीं दुखी का बात है। अभी सारे मिलके एक कलेक्टिव डिसीजन और एक्सपोर्ट के साथ मिलके इस कोरोना महामारी को आगे किस तरीके से लड़ना और फ्यूचर में क्या क्या प्लान होना चाहिए, इसके बाद क्या दिक्कतें आता है, तो ये भी देखना ज़रूरी है। दिल्ली में भी शायद मेरे को लगता है ज़्यादा बेड का और बढ़ाना चाहिए। मीन्स एकदम कहीं ना कहीं सरकार भी सारे जो लोगों के साथ में एक ऐसे कलेक्टिव प्लान बने और लोगों को मदद करे, मेरा ये एक सोच है। श्रीनिवास, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँ, अभी भी आपकी आंखें लाल दिखाई दे रही हैं, आप स्लीप डिप्राइव्ड लग रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ट्वीट के जवाब भी आप रात में दे रहे हैं, लोगों से मदद करने के लिए उसको रीट्वीट कर रहे हैं, अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप सो भी रहे हैं, अपना ख्याल रख पा रहे हैं आप कि नहीं, मैं समझूंगा। लेकिन इस बीच राजन है बिहार से अपने सवाल के साथ। राजन, पूछिए। तो पूछने का मतलब हो रही है, कब तक गरीबी लोग मर जाएगा पूरा? क्या करें हम लोग, घर से निकलना भी बंद हो गया है। इसमें कोई सवाल मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन इस तरह की भावनाएं हम सब के अंदर उमड़ घुमड़ रही हैं कि क्या जब तक हमारे सिस्टम में चीज़ें इन प्लेस होंगी तब तक हम बहुत बड़ा नुकसान उठा चुके होंगे क्या? एक ऐसा जिसको रिपेयर नहीं कर सकते वो नुकसान ऑलरेडी हमको हो चुका होगा क्या? डॉक्टर सुशीला कटारिया हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। पिछले साल भी आपसे बात हुई थी जब ये वेव शुरू ही हुई थी हिंदुस्तान में। हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि अब ये कितना आगे जाएगी, कब इसका पीक होगा, कब ये सबसाइड होना शुरू होगी। इस बार कुछ ऐसा आपकी स्टडी कुछ पहले से बता रही है, कोई अंदाज़ा लग रहा है मैम? देखिए, जिस स्पीड से केसेस बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि अभी हम पीक पे नहीं पहुंचे हैं। जितने केसेस अभी रिपोर्ट हो रहे हैं शायद इससे 2 गुना तक जा सकते हैं। मतलब पर डे रिपोर्टिंग 5 लाख के आसपास हो सकती है केसेस, तो अभी और बढ़ेंगे। हम कहीं पर भी अभी ऐसा नहीं लगता कि ये पीक हो गया और इसके बाद डिक्लाइन होना शुरू होगा। सो ये कहते हुए तो बुरा लग रहा है और मैं ये नहीं चाहती कि पैनिक फैलाई जाए ऐसी बातों से, पर रियलिस्टिकली ऐसा लग रहा है कि अभी हम पीक तक नहीं पहुंचे और अभी नंबर और ज्यादा बढ़ेंगे। डॉक्टर सुशीला, जब ये बात कह रही हैं तो आप सबके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए और ज़्यादा अलर्ट हो जाने की बात है। हम और ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से ध्यान रखें उन बातों का जो कहा जाता है कि आपके संक्रमण में की जद में आने की प्रोबेबिलिटी को कम करते हैं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ बार बार धोना। और बेहतर होगा अगर हम अपने स्तर पर संक्रमित जगहों को पहचान करके उसको कंटेनमेंट जोन में आपस के सहयोग से तब्दील कर पाएं। हमारे एक और दर्शक हैं रोहित, जो जुड़ रहे हैं बिहार से। रोहित, क्विकली पूछिए सवाल। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार।
पूछिए, सवाल पूछिए। सभी कहते हैं कि बार बार जो फीवर वगैरह आ रहा है, हल्की फुल्की जो मेडिसिन वगैरह हम लोग ले रहे हैं तो उससे भी कुछ टाइम तक सही हो रहा है, फिर उसके बाद फिर पुनः हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या सुझाव है? डॉक्टर विवेक, क्या हर किसी को इस समय, क्योंकि ये वैसे भी आमतौर पर फ्लू का टाइम हुआ करता था, ये सर्दी गर्मी, अचानक बारिश हो जाना, फिर गर्मी हो जाना, एसी में आप गाड़ी में बैठते हैं, बाहर फिर धूप में एक्सपोज होते हैं, क्या इस समय जरूरी है कि वो लक्षण हो ही कोविड के? ये ऐसा है, इस समय एक बिल्कुल सिंपल नॉर्म है, एनी फीवर और कॉफ अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज शुड बी टेकन एज कोरोना। उसका रीजन ये है कि जैसे कि वैसे अगर जब तक हम डिस्प्रूव ना कर दें बाय RT-PCR या कोई और टेस्ट करा के, HRCT टेस्ट करा के, आपको ये बताना चाहूंगा कई बार ऐसे जो डबल म्यूटेंट चेन आ रहा है, जो डबल म्यूटेंट वायरस है, इसमें RT-PCR कई बार नेगेटिव भी आ रहा है। तो किसी को बुखार है तो मैं तो शुरू से यही बात कह रहा हूं कि उनको बुखार की दवा के अलावा एंटीवायरल मेडिसिन, इम्यूनिटी बूस्टर शुरू कर देनी चाहिए। आइवरमेक्टिन इज रीजनेबली सेफ मेडिसिन। इसको जिनको एक दिन का भी बुखार है तो उनको अगर 12 मिलीग्राम सुबह शाम 5 दिन शुरू करेंगे अलॉन्ग विद एंटीबायोटिक, कोई भी एक एंटीबायोटिक ले लें, तो हम शायद इनको स्टेज 2 तक पहुंचने में रोक पाएंगे। तो एनी फीवर इज कोरोना। अभी RT-PCR टेस्टिंग बहुत पुअर हो गई, आपको शायद पता होगा। इस समय देश की स्थिति यह है कि देयर इज अ ह्यूज क्यू फॉर RT-PCR टेस्टिंग, और उसके लिए अगर पेशेंट वेट करेगा, पहले बात तो कोई आता नहीं है घर पे लेने के लिए, और आ भी जाते हैं तो 2 या 3 दिन बाद रिपोर्ट मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग डायग्नोसिस नहीं बना पाएंगे। ये बहुत बड़ी हिदायत है और बहुत बड़ी वार्निंग है, बहुत बड़ी मेरा सुझाव है कि किसी को भी फीवर आए, आज मेरे सेक्रेटरी को फीवर आया तो मैंने कहा कि डोंट डू टेस्टिंग, दवाई शुरू कर दो। टेस्टिंग हमने अपोलो हॉस्पिटल में तो हो गई उसकी, लेकिन कहने का मतलब है एनीबॉडी विद फीवर हैज टू बी कोविड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। तो इसमें कुछ बात नहीं है, दवाई शुरू करिए। हो क्या रहा है कि दवाई केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? ज्यादातर लोग तो फॉल्स एश्योरेंस में रहते हैं, कुछ डर के मारे जांच नहीं कराते हैं। अब दोनों बातें होती है कि जब फिर हमको पहुंचाते हैं 4, 5, 6 दिन के पीक में, अब 6 दिन पे जब टेस्टिंग रिपोर्ट आती है तब तक लंग में इन्फेक्शन हो चुका होता है, दवाई शुरू की। अर्ली ट्रीटमेंट इज द क्रक्स टू सक्सेस। शुरू में पहले दिन ही अगर हम दवा दे दें, जो भी दवाई अवेलेबल है डॉक्टर की सलाह से, चाहे उसमें विटामिन सी हो, चाहे कोक्यू एंजाइम हो, अश्वगंधा हो, इम्यूनिटी बूस्टर्स के अलावा हम ये आइवरमेक्टिन, और अगर फीवर 3 दिन चल गया तो फेविपिराविर का बहुत बड़ा रोल है, फेविपिराविर दे देना चाहिए। फेविपिराविर अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं है। रेमडेसिविर इंट्रावीनस मेडिसिन है, फेविपिराविर ओरल मेडिसिन है, दोनों एंटीवायरल मेडिसिन है, दोनों ने प्रूवन एफिकेसी है इन कोविड वायरस। इसलिए इनको तो आप ये कह रहे हैं कि अगर शुरुआती लक्षण है तो आइवरमेक्टिन 12 mg सुबह शाम, साथ में कोई एंटीबायोटिक जो कि एजिथ्रोमाइसिन हो सकती है 500 मिलीग्राम की एक दिन में, और साथ में फेविपिराविर स्टार्ट कर दें, ये आपको अगली स्टेजेस में जाने से रोकेगी। लेकिन बेहतर होगा कि ये काम भी आप आपके जानकार डॉक्टर से बात करके ही करें। डॉक्टर श्याम इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे, उनसे मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले रोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। रमेश, माफ कीजिए, रमेश क्विकली पूछिए। जी, मुझे ये पूछना है, 11 तारीख को मेरा कोविड पॉजिटिव आया था रिपोर्ट, उसके बाद मुझे कोई भी तरह का सिम्टम नहीं था, खांसी बुखार जुकाम कुछ भी नहीं था। 16 तारीख को मैंने फिर से अपना टेस्ट करवाया जो कि नेगेटिव आया। उसके 2 दिन बाद मतलब 18 तारीख को मुझे गले में सोरनेस का, खराश का थोड़ा सा लग रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन और ये अपना लिम्सी ये सब यूज किया हुआ है ड्यूरिंग these 7 days। डॉक्टर श्याम, देखिए 11 को आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव आया था, और तो नॉर्मली जो है हम लोग कहते हैं कि एटलीस्ट 14 डेज तो आपको आइसोलेशन में रहना ही पड़ेगा, तो उससे पहले टेस्ट कराने का कोई मेरे ख्याल से पॉइंट नहीं है। तो अभी अगर आपको लक्षण आ रहे हैं तो आप आइवरमेक्टिन तो ले चुके हैं और आपके जो सिम्टम्स हैं वो माइनर हैं, जैसे गला खराब हो रहा है, तो आप फेबी फ्लू वाली जो दवाई है उसको आप शुरू कर सकते हैं अभी, और साथ में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे एंटीहिस्टामिन, एलेग्रा ले सकते हैं, जिससे कि आपके सिम्टम्स में कंट्रोल आ जाए। तो लेकिन आपको जो है लगभग 14-15 दिन के बाद एक दोबारा टेस्ट नेगेटिव करके तभी आप नॉर्मल आइसोलेशन से दूर हो सकते हैं, क्योंकि वो जो आपने 4-5वें दिन टेस्ट कराया है, हो सकता है कि वो फॉल्स नेगेटिव हो, क्योंकि आपको अभी लक्षण आ रहे हैं, तो अभी आपको कुछ इलाज तो ले ही लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसके साथ आप डॉक्टर श्याम कुछ जोड़ना चाह रहे थे जब मैं डॉक्टर विवेक से बात कर रहा था।
क्या जी? मेरा एक, मैंने उसमें फेसबुक में भी अभी 2 दिन पहले लिखा था, हालांकि डॉक्टर विवेक शायद मेरे से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि जो स्टीरॉइड्स हैं, जो डेक्सामेथासोन की जो गोली की बात हो रही है, वो नॉर्मली 6 से 7 दिन के बाद सोचना चाहिए देने के लिए। लेकिन पिछली वेव में भी और इस वेव में भी मैं जो पेशेंट्स तीसरे चौथे दिन के बियॉन्ड, अगर उनको फीवर, माइल्जियाज, गला खराब हो रहा है और अगर उनको शुगर नहीं है, कोई भी इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में नहीं है, तो मैं चौथे दिन भी उनको डेक्सामेथासोन की गोली को प्रेफर करता हूं ओवर एंड अबव मिथाइल प्रेडनिसोलोन, और देने से नहीं हिचकिचा रहा हूं। और मैं ये आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दिनेश कह सकता हूं कि जिन जिन लोगों को मैंने घर पे डेक्सामेथासोन लेने के लिए बोला है, ऑलमोस्ट सभी लोग उनका ऑक्सीजन भी थोड़ा डिप हो रहा था, 92%, 94% वो मुझे बोल रहे थे, nobody has gone to the hospital, nobody has required any oxygen support at home. Right. So I think मेरी ये पर्सनल एक ओपिनियन बनी हुई है कि डेक्सामेथासोन को अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, लोकल डॉक्टर की एक लेके सपोर्ट और सलाह लेके चौथे दिन भी आप स्टार्ट कर लें, तो मेरे ख्याल से आप अस्पताल पे दबाव बनाने में, ऑक्सीजन सिलेंडर पे दबाव बनाने में कामयाब होंगे। राइट। विशाल इटारसी से, विशाल पूछिए। विशाल क्विकली। विशाल आप लाइन पर हैं? जी हाँ, लाइन। राम कुमार हमारे साथ हैं अब, अगले कॉलर राम कुमार। हाँ जी, बोल रहा हूँ। जल्दी से पूछिए सर। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मुझे कोविड हो गया है तो मैं वैक्सीन ले सकता हूँ क्या, और अगर कोविड के दौरान नहीं ले सकता तो कितने दिन बाद लेना चाहिए? डॉक्टर सुशीला। बहुत ही अच्छा सवाल है ये इनका कि जिस किसी को कोविड होके रिकवर हो चुके हैं तो वो क्या करें। तो पहली बात ये है कि कोविड के जब लक्षण है उस दौरान नहीं ले सकते। रिकवर होने के 1 महीने बाद आप अपना वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स ले सकते हैं। और जहां पर सुविधाएं हैं वहां पर लोग एंटीबॉडी गाइडेड भी कई बार देखते हैं कि अभी एंटीबॉडीज अच्छी हैं, तो कभी कभी वो 3-3 महीने तक डिले कर देते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए। मिनिमम समय 1 महीने का अंतराल है, ज्यादा समय कुछ भी हो सकता है। जब आपको अवसर आए, जब आपका टर्न आए तो आप ले लीजिए। श्रीनिवास बीवी, आपके पास मैं एक बार फिर से आना चाहता हूं। मुझको ये लगता है कि इस समय कोई ऐसा नहीं, आप जैसे मसलन आप एक पॉलिटिकल आउटफिट से बिलोंग करते हैं, कई लोग दूसरे पॉलिटिकल आउटफिट्स में भी ऐसे हैं जो घड़ी नहीं देख रहे हैं, लोगों की मदद के लिए निकल गए हैं। हालांकि ऐसे लोग बहुत कम हैं, ज्यादातर तो हम देख रहे हैं नेता लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। ये कौन सी बात है जो आपको इस समय रिस्क लेने के लिए प्रेरित करती है? वो बहुत बड़ा रिस्क है, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, बाकी जब घर में दुबके हुए हैं, वो कौन सी बात है जो आपको बाहर निकालती है? मैं सबसे निवेदन करता हूँ, कोई भी हो, कोई दल का हो, तो हम लोग हो, इस समय में सब लोग एक होके लोगों को मदद करना चाहिए। इस समय में लोग मदद के लिए लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, और सड़क पे कोई जो भी छोटा मदद हो, वो छोटा मदद से भी किसी का जान बच सकता है। जान होता है। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ, सबसे ज़्यादा लोग आप लोग बाहर आए, कोई इस कोरोना के डरना नहीं है। डॉक्टर से गाइडलाइंस जो भी है, आप सो पाते हैं रात में इस समय, या आप मदद ही करते रहते हैं दिन रात? श्रीनिवास, अभी आप खुद खाना वाना खा पाते हैं, सो पाते हैं ढंग से? लास्ट 10 डेज में लगातार कभी 3-4 घंटा ही सो पा रहे, इतना ज्यादा लोगों से रिक्वेस्ट। एक बात और समझना चाहता हूं मैं, इस समय बहुत सारे लोग जो ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की, बेड की तलाश में घूम रहे हैं, वो बेचारे कहीं किसी व्हाट्सएप नंबर को कॉल कर रहे हैं जो कि उनके पास सर्कुलेट हुआ है, किसी ने बताया उसको कॉल कर रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या है? कहां से ऑथेंटिक जानकारी मिल रही है इन चीजों के बारे में? देखिए, अभी ये दिल्ली का जो वेबसाइट है उसमें मैक्सिमम 50% है उसका वेबसाइट में एक्यूरेट दिख रहा है मेरे को। तो उनको लोगों ने उसमें वेबसाइट में देखे वहाँ हॉस्पिटल के पास पहुँच रहे हैं, फिर वहाँ बेड अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल से इधर से उधर वहाँ घूम रहा है। इसको सरकार ने तरीके से एक चैनल बनाना चाहिए, को कहाँ कौन सा कितने बेड अवेलेबल है, उसी इसको सही तरीके से वो दिखाए उसमें वेबसाइट में।
तो लोगों को पता नहीं है वहाँ 15 बेड अवेलेबल है। दूसरे मुझे एक चीज और लगती है श्रीनिवास, इस पर भी आपका एक्सपीरियंस में जानना चाहूंगा कि सिर्फ बेड बना देने से कि हम 1000 बेड कर देंगे, 1000 बेड का अस्पताल खोल देंगे, बेड बढ़ा देने से यहाँ कोई होटल का बेड नहीं बढ़ाना है। यहाँ आपको पैरामेडिकल स्टाफ भी चाहिए, नर्स चाहिए, वहां पर एक वार्ड बॉय चाहिए। ये सब कैसे कब भर्ती किए जाएंगे, कब लगाए जाएंगे? 70-70, 80-80 लोगों पर एक नर्स है। ये बात भी जरा मैं प्रोफेसर सरमन सिंह के पास जाकर उनका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा। लेकिन राजेश है दिल्ली से। राजेश पूछिए। अरे मेरा सवाल ये है, आपसे गुजारिश है, ये लोग जो रूमर्स फैला रहे हैं, इन अफवाहों को कैसे रोका जाएगा? सरकारें इतना अच्छा काम कर रही हैं, उसके बाद भी रूमर्स आ रहे हैं, गैस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे चलेगा सर? उसके लिए ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जहां से मिल रही हो उसको देखा कीजिए। मसलन TV9 भारतवर्ष ये कोशिश करता है कि वो जो धुंध के बादल हैं उसको हटाया जाए। और प्रोफेसर सरमन के पास मैं जाऊं उससे पहले एक और कॉलर आ गए हैं, तरुण, हमारे कॉलर। तरुण कहिए। सर मैं मतलब मेरे भाई ने पीछे हफ्ता हो गया इंजेक्शन लगवाया था कोविड का, और उनको हफ्ता हो गया बुखार नहीं उतरा। तो हमारे घर पे बड़ा डर का माहौल है कि हमें इंजेक्शन लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। प्रोफेसर सरमन, इसमें पहले मैं इनका सवाल का जवाब दूंगा कि ये शायद इंजेक्शन का मतलब वैक्सीन की बात कर रहे हैं। तो बुखार था, तो अगर उसको 7 दिन हो गए बुखार के बाद और रिकवर हो गए फुल्ली, तो वैक्सीन लगवा सकते हैं। बिकॉज वैक्सीन तो बिल्कुल लगवा लेनी चाहिए। 7 दिन के बाद बुखार उतरने के बाद, एसिम्प्टोमेटिक होने के बाद उनके अंदर वायरस नहीं होगा तो डेफिनेटली न्यूट्रलाइजेशन का चांसेस नहीं है, तो वो लगवा लें। दूसरी चीज जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट इशू उठाया कि देखिए जो एक बेड बना देना ही सफिशिएंट नहीं है, और मुझे लगता है सारी गवर्नमेंट्स कोशिश कर रही हैं, लेकिन जो आपने पॉइंट किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ साथ मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बिकॉज ज़्यादातर जो मरीज हम लोगों के पास आ रहे हैं वो और ऑक्सीजन आ रहे हैं, मीन्स उनको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन, एक तो बात यह है कि ऑक्सीजन मिल नहीं रही है सच, और बेड बनाने के साथ साथ जो बेड जो सप्लाई होती है उसकी जो पाइपिंग जो होती है वो भी अभी इंजीनियर्स भी नहीं है इतने, वो भी बना सके। तो ओनली बेड डालने से शायद उतना सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। नेवरदलेस हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए पास्ट में क्या हुआ, किसने क्या गलती की, उसके बजाय हमको आगे देखना है। और सारी, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे NGOs हों, और चाहे हम लोग जितने एडमिनिस्ट्रेशन में लगे हुए हैं, वो सब लोग कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है गलतियां हुई या नहीं हुई उस पर हमें डिबेट शायद। तो डॉक्टर सरमन ये कह रहे हैं कि आग लगने पर भी अगर कुआं खोदा जा रहा है तो आप कम से कम कुआं खोदने पर ध्यान लगाएं और जल्दी से जल्दी खोदा जाए। लेकिन अब हमारे साथ एक और धनुषी पात्रा जुड़ रही हैं। धनुषी, जल्दी से अपना सवाल पूछिए। हमारा सवाल है कि हमारे जो बुआ है उनको कोरोना हुआ है, उनका रिपोर्ट 30% है, और उनको टॉक्सिलिज्म की जरूरत है, तो क्या करें? धनुषी, सवाल समझ में नहीं आ रहा है, एक बार जल्दी से फिर से बोलिए ताकि हम स्पष्ट समझ पाएं अगर आप लाइन पर हैं। हमारी जो बुआ है ना उनको, हाँ पूछिए बुआ आपकी, उनको क्या हुआ? उन्हें कोरोना हुआ है, उनका रिपोर्ट है ना, कोरोना रिपोर्ट 30% है। 30%? हाँ, तो क्या करें कि उनको है ना ब्लड में गांठ होने लगी है। डॉक्टर विवेक गुप्ता। डॉक्टर विवेक का फेडर उठाइए प्लीज। डॉक्टर विवेक, आपका ऑडियो म्यूट है, प्लीज उसको अनम्यूट कीजिए। हाँ सॉरी, मैं कह रहा था कि ये धनुषी की बात समझ में नहीं आई। कह रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव है और इनका 30% है। 30% क्या है? ऑक्सीजन कम हो गया क्या इनका? नहीं 30% ऑक्सीजन तो नहीं, मेरे ख्याल से ये 30% RT-PCR ऑक्सीजन पे सर्वाइव भी नहीं करता है पेशेंट। समझ में नहीं आया क्वेश्चन का। लेकिन मैं आप एक बात मतलब बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा एक डिस्कशन का पॉइंट है कि क्या हम इस समय आयुष डॉक्टर्स को, देखिए बेड बढ़ा दिए गए हैं, डॉक्टर्स की कमी है, पैराफिनेलिया कमी है। इस समय कैन वी एनरोल, गवर्नमेंट सोचे आयुष और होम्योपैथिक के डॉक्टर्स को वहां पे पोस्ट कर दें, क्योंकि कोविड में ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। उनको डेली बेसिस पे उनकी रिपोर्ट लेनी है और दवाइयां लिखनी है, प्रोटोकॉल फिक्स है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है या कम है, बहुत अच्छा सुझाव है डॉक्टर साहब। इस समय जो वो BA MS डॉक्टर्स और होम्योपैथी के जो डॉक्टर्स हैं, इनको सबको लेकर अपना स्टाफ स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है। मंडल साहब कोलकाता से जानना चाहते हैं कुछ। मंडल साहब पूछिए। जी मैंने
वैक्सीन का जो डोज है 16 मार्च को लिया था, फर्स्ट डोज, ठीक है। पिछले हफ्ते से मेरा फीवर शुरू हुआ था, मैंने टेस्ट करवाया था, अभी पॉजिटिव निकला। तो मैं रिकवरी का बाद सेकेंड डोज कब तक ले सकता हूँ? डॉक्टर श्याम, लास्ट क्वेश्चन मैं सुन नहीं पाया कि उनको फीवर आ गया है और वैक्सीन तो खैर अभी नहीं लेना है, तो इनको अभी तो कोविड का ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स। जैसे कि डिस्कशन किया, आइवरमेक्टिन और एक एंटीबायोटिक तो तुरंत शुरू कर सकते हैं, और अगर उससे कंट्रोल नहीं आए तो आगे डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन बात आपने कहा कि वैक्सीनेशन जब तक फीवर है तब तक नहीं करवाना है, उसके बाद में करवाना है। लेकिन अब सवाल यह है सर कि उसके बाद जो आरटीपीसीआर का आप कह रहे हैं, जो लोग शुरुआती आरटीपीसीआर कर रहे हैं उनको 5-5, 6-6 दिन रिपोर्ट्स नहीं मिल रही हैं, तो बाद में ये आरटीपीसीआर नेगेटिव कंफर्म करने के लिए जो लोग जाएंगे वो क्या करें? सुशीला जी, ये बहुत बड़ा सवाल है इस समय। देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से खंडित करना चाहती हूँ कि बार बार आप आरटीपीसीआर क्यों करवा रहे हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस हैं कि आपको सिम्टम ऑनसेट के 17 दिन बाद और टेस्ट पॉजिटिव के 14 दिन बाद आपको नॉन इन्फेक्शियस समझा जाएगा। जो लोग हफ्ते में 10 दिन में आरटीपीसीआर करवा के जो समझते हैं कि वो नेगेटिव हो गए, वो नॉन इन्फेक्शियस हो गए, वो तो बहुत डेंजरस है। और आरटीपीसीआर अगर सही तरीके से किया जाए तो वो 1.5 महीने से लेके 3 महीने तक पॉजिटिव रहता है। तो ये बार बार वो लोग आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट लेट क्यों आ रही है? क्योंकि बर्डन ज्यादा हो रहा है, और बर्डन वो लोग कर रहे हैं जो बार बार एक ही बंदा अगर 3 बार टेस्ट करवा रहा है, 4 बार टेस्ट करवा रहा है, तो उस व्यक्ति का टेस्ट नहीं हो पा रहा है जिसको अभी लक्षण आए हैं। तो इस बात को पूरी तरह से मैं यहाँ पे खंडित करती हूँ कि कृपया बार बार अपना टेस्ट ना करवाएं। आप 14 दिन का स्ट्रिक्ट होम आइसोलेशन करें। आपका टेस्ट पॉजिटिव है, नहीं है, सेकंड टेस्ट 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, ऐसा करके आप अपने लव्ड वंस को ही एट रिस्क कर रहे हैं। तो आइसोलेशन में ईमानदारी होनी चाहिए पूरी तरह से। राइट। और ये हर एक रिसोर्स पर लागू है, सिर्फ आरटीपीसीआर पर लागू नहीं है, ये ऑक्सीजन पर लागू है, ये आपके रेमडेसिविर पर लागू है। केवल भीड़ में और पैनिक में ऐसा ना करें। और इस समय हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, प्लीज कनेक्ट कीजिए। रमेश, पूछिए। गुरुग्राम से पूछिए सवाल। हाँ जी, हाँ सर, ऐसा है, मेरा बड़ा भाई जो है श्री भगवान दास की उम्र 75 साल की है, उन्हें वैक्सीनेशन लगवा लिया है। मेरे एज की है, मैंने इंजेक्शन लगवा लिया है। अब ये बता सकते हैं कि अब बाजार घूमे कि ना घूमे, कभी तो इमरजेंसी में काम भी करना पड़ता है सर। इमरजेंसी के काम के लिए डॉक्टर साहब को बताएंगे, लेकिन मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए इमरजेंसी के काम कीजिएगा। प्रोफेसर सरमन, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं, ये होर्डिंग कितना देख रहे हैं ऑक्सीजन के मामले में? क्या कई लोग ऐसे हैं जो हम तक खबर आ रही है कि उन्होंने एप्रीहेंशन में अपने घरों में ऑक्सीजन के सिलेंडर रखवा लिए हैं, कहीं रखवा दिए हैं अपने वालों को बाद में देने के लिए, जरूरत के लिए? जी दिनेश जी, ये बहुत आपने प्रीएम्बल में भी कहा और बार बार आपने जो कहा है बहुत पर्टिनेंट चीज है, और मैं चाहता हूँ कि इस चीज को बार बार आप रिपीट कर रहे हैं जितने भी प्रोग्राम है। ये हो रहा है, शायद आपको पता होगा, भोपाल के हमारे हमीदिया हॉस्पिटल में भी जो हुआ कांड हुआ, वो अल्टीमेटली फाइनल ये पता चला कि चोरी नहीं हुआ था, वो भी होर्डिंग हुई थी। होर्डिंग नॉट ओनली सिलेंडर्स की कर रहे हैं लोग, होर्डिंग रेमडेसिविर की कर रहे हैं। रेमडेसिविर भी हर पेशेंट को नहीं चाहिए, ये भी दुर्भाग्यवश हमारे कुछ डॉक्टर भाई भी शायद गलत तरीके से लोगों को एजुकेट नहीं कर रहे हैं। तो रेमडेसिविर सबको जरूरत नहीं है, कुछ ही लोगों को जरूरत है जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है। और ये भी रामबाण नहीं है, ऐसा नहीं है कि रेमडेसिविर जिसको लग गई वो बच ही जाएगा, रेमडेसिविर नहीं है तो उसके अलावा कोई दूसरा इलाज नहीं। ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं डेफिनेटली। तो रेमडेसिविर का भी बहुत सारा होर्डिंग हो रही है और ऑक्सीजन की भी हो रही है। जो लोग एफोर्ड कर पा रहे हैं वो बहुत सारी दवाइयां इकट्ठी कर करके रख रहे हैं, और इसमें शायद डिस्ट्रिक्ट एडमिशन को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा हो रहा है। तो आपके माध्यम से हम सबसे कहना चाहेंगे कि प्लीज होर्डिंग ना करें, बिकॉज आज की डेट में जो मरीज इसको अत्यंत जरूरत है उसको फिर नहीं मिल पा रही है। पटना से प्रकाश, पूछिए। सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो हवा के जरिए भी, एयरबॉर्न के थ्रू भी कोरोना वायरस का जो संक्रमण है सर, इसका फैलाव हवा के जरिए भी है क्या, या इसके लिए कोई टिपिकल मास्क वगैरह हम क्या यूज कर सकते हैं? समझ गया सवाल। डॉक्टर विवेक, देखिए ऐसा है कि जब पिछली बार वेव आई थी जो कोविड-19 के 2020 में जो था, उसमें भी ये प्रश्न उठा था, लेकिन शुरू में लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बार तो ये क्लियरली आ गया है, आर्टिकल भी आ गया है और रिसर्च भी आ गई है कि जो कुछ छोटे माइक्रोन, 5 माइक्रोन से नीचे के जो कण है उसमें ये तैरता रहता है हवा में, तो एयरबॉर्न हो सकता है। क्योंकि हमें इस बात का समझ में नहीं आया कि इतना रैपिड स्टीप राइज हुआ क्यों। एक साथ केसेस इतने हुए कि अब 3 लाख पर डे के साथ केसेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हवा में है
इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब अपने कमरे से बाहर निकले, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ अपोलो हॉस्पिटल के, विदाउट मास्क, जब कमरे से बाहर निकले, कहीं भी निकले तो मास्क टोटल पहने। एयरबॉर्न इज ए बिग पॉसिबिलिटी, दैट इज व्हाई द नंबर्स आर गोइंग। इट इज नॉट ओनली दैट इट इज हाईली इन्फेक्शियस एंड कॉन्टेजियस, बट इट कैन बी ऑल्सो इन एयरबॉर्न। महाराष्ट्र में देखा गया था कि शायद वहां पे उमस ज्यादा होती है तो पार्टिकल्स कैन स्टे मोर इन द वायरस, पार्टिकल कैन स्टे मोर इन द एयर। लेकिन जब हमारे दिल्ली में इतने केसेस बढ़े तो हमको लगा कि ये कुछ ना कुछ है और कॉन्टिजियस के साथ साथ एयरबोर्न हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिए, दिस इज वेरी डेफिनेट पॉसिबिलिटी। मतलब क्या डॉक्टर विवेक, इसने अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी बदल दी है क्या? ये ड्रॉपलेट से अगर एयरबॉर्न और इतनी देर तक रहने वाला, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस बदल गए हैं क्या वायरस के, इसके वेट के संदर्भ में, आकार के संदर्भ में? नहीं, ऐसा होता है कि जैसे हम लोग पॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं हवा में, उसमें अगर एक पर्टिकुलर माइक्रोन जो हवा में रुका रहता है उसमें वायरस लग जाता है। वायरस का साइज वही रहा है, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एयर विच वी आर ब्रीदिंग। उस हवा के अंदर पार्टिकल रुक जाते हैं वायरस के, क्योंकि वो जो पार्टिकल हवा में है, अगर तेज हवा चल रही है सपोज करिए, तो फिर निकल जाएगा वो, वायरस भी निकल जाएगा। क्योंकि तो सबसे बढ़िया तरीका है कि क्रॉस वेंटिलेटेड जगह पर बैठें ताकि हवा आती जाती रहे और वो वायरस वहां से निकल जाए। हमारे एक और दर्शक प्रदीप हैदराबाद से, पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, ये मैं 10 साल से एलर्जी की दवाई ले रहा हूँ, लियोसिट्राजिन 5mg, और एक है रोजो डी ले रहा हूँ एम्प्टी स्टमक का, और एक प्लासिडा ले रहा हूँ माइंड रिलैक्स के लिए। तो इसके साथ मैं वैक्सीन ले सकता हूँ क्या? डॉक्टर सुशीला माफ कीजिए। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि इन्होंने जो दवाइयाँ बताई हैं, जिनको एलर्जी की, जनरल एलर्जी की समस्या है, जो दवाई ले रहे हैं, एसिडिटी की दवाई ले रहे हैं, इकोस्प्रिन ले रहे हैं, या कोई और किसी तरह का ब्लड थिनर ले रहे हैं, वो सेफली अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। ये भाई साहब भी अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, और जैसे ही मौका मिले बिल्कुल तुरंत जाके करवाइए। और जैसे आपने बार बार कहा, मास्क का ख्याल रखें, वैक्सीनेशन सेंटर पर भी रखें, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, और उसके बाद भी मास्क पहने रखें। चलिए, एक और हमारी कॉलर हैं नागपुर से, उनका नाम क्लियर नहीं सुन पाया मैं, पूछिए मैम। हाँ सर, मेरे को फर्स्ट वैक्सीन लगा था 15 तारीख को, 15 मार्च को, और सेकंड वैक्सीन 30 अप्रैल को लगेगा। उसके बाद मेरे को 2 दिन बुखार आया, उसके बाद मैं ठीक हो गई। लेकिन मेरे को अभी कल जैसे अष्टमी का उपवास पड़ गया, तो मुझे ऐसा रात को लगा कि जैसे मेरा बीपी लो हो गया है। लेकिन मैंने जो बीपी लो होने के जो नमक और शक्कर वगैरह का ऐसा जो यूज करते वो सब लिए, तो मुझे ठीक लग रहा है। लेकिन मुझे वीकनेस बहुत लग रही है, तो क्या ये कोरोना के सिम्पटम से? मैंने बीपी लो हुआ और वीकनेस लग रही है। डॉक्टर श्याम? हाँ देखिए, फीवर और स्वाद में चेंज होना, स्मेल ना कर पाना, खांसी होना या गले में खराश होना, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि आज की तारीख में कोरोना से नजर आ रहे हैं। केवल बीपी कम होना में भी इतनी गर्मी हो रही है तो थोड़ा लिक्विड्स का इंटेक ज्यादा करके देखिए, और हॉट चॉकलेट या ऐसा कुछ चीजें लेके देखें कि अगर आपको उससे ठीक लग रहा है। अगर एक आध दिन के बाद आपके सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं तो आप जरूर कोविड का टेस्ट करवा सकती हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया सर, आप लोग तो धरती पर भगवान हैं, आपका बहुत धन्यवाद। और आप जो मानवता की सेवा कर रहे हैं वो वाकई मिसाल है। और श्रीनिवास हमारे साथ जुड़े हुए थे, अब तो नहीं है हमारे कार्यक्रम में क्योंकि उनको लोगों की मदद करनी थी, इसलिए वक्त से पहले चले गए। जिनको जाहिर है लोगों की प्राथमिकताएं अपनी अपनी हैं, सेवा उनके लिए प्राथमिकता है। लेकिन हमने एक सवाल पूछा था आपसे और उसके जवाब में आप लोगों ने जो राय हम तक पहुंचाई वो देख लीजिए। कोरोना की तेज रफ्तार के बीच आज देश को सबसे पहले क्या चाहिए? 35% लोग कह रहे हैं ऑक्सीजन, और उतना ही कहने वाले वो लोग हैं जो कह रहे हैं वैक्सीनेशन और लॉकडाउन भी इसके साथ चाहिए। वैक्सीनेशन 17% और लॉकडाउन 13% कह रहे हैं। लॉकडाउन के पक्ष में ज्यादातर लोग अब भी नजर नहीं आते। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।